हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्मार्ट एजुकेशन चैनल में। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको बताया कि हम बुक सॉल्व कर रहे थे मैथ की, एमपीटीईटी की। तो आज का जो हमारा टॉपिक था वो था एलसीएम और एचसीएफ। तो आज का टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपको परीक्षा ऐप के बारे में बताना चाहूँगा। यह ऑल इंडिया लेवल कंपटीशन की तैयारी के लिए बेस्ट ऑनलाइन टेस्ट सीरीज उपलब्ध कराता है। साथ ही इस पर एमपी वैक्सीन की तैयारी के लिए भी टेस्ट सीरीज उपलब्ध हैं, जिसे आप 299 में परचेस कर सकते हैं। लेकिन यदि आप मेरे स्मार्ट ED50 कोड का यूज करते हैं तो आपको इस पर 50% का डिस्काउंट मिलेगा और इसे आप 149 में परचेस कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। तो हम टॉपिक निकाल के आपको बता देते हैं। हमारा टॉपिक जो है वो है 9वां टॉपिक। ये आपको दिख रहा है लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्त और महत्तम समावर्तक, एलसीएम एंड एचसीएफ। तो इसके बारे में हम थोड़ा पहले समझ लेते हैं, फिर इसके हम क्वेश्चन आंसर जो है इस बुक के सॉल्व करेंगे। सारे क्वेश्चन आंसर सॉल्व हो जाएंगे और इसके अलावा आप अन्य बुक की क्वेश्चन आंसर भी सॉल्व कर लेंगे आराम से। तो मैं पहले आपको एलसीएम और एचसीएफ समझा देता हूँ, इसके बाद मैं इस बुक के क्वेश्चन सॉल्व करूँगा। तो चलिए हम समझ लेते हैं एलसीएम और एचसीएफ के बारे में। एलसीएम का अर्थ होता है हमारा लघुत्तम समावर्त। ठीक है, पहला है हमारा, आपको सही दिख रहा है ना? ओके, पहला हमारा एलसीएम, इसका मतलब है लघुत्तम समावर्त। ठीक है, लघुत्तम समावर्त। तो यह हमारा इसका अर्थ होता है हिंदी में, और इंग्लिश में इसका नाम है लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई। ठीक है, लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई। ठीक है, तो आप ये समझिए इसके नाम में ही इसका अर्थ छुपा हुआ है। एलसीएम के नाम में ही इसका अर्थ छुपा हुआ है। क्वेश्चन से हम इसको समझेंगे। जैसे क्वेश्चन लेते हैं, 2, 4, 8 का एलसीएम हमको ज्ञात करना है। ठीक है, 2, 4, 8 का एलसीएम ज्ञात करना है। तो एलसीएम का अर्थ क्या है आपको इतना समझना है। इसका मतलब है लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई, मतलब सबसे छोटा ऐसा मल्टीप्लायर निकालना है जिसमें दी गई संख्याओं से भाग चला जाए। इतना याद रखिएगा, यहाँ पर जो संख्याएं दी गई हैं तो अपन को सबसे छोटा ऐसा मल्टीप्लायर निकालना है कि जिसमें दी गई संख्याओं से भाग चला जाए। जैसे 2, 4, 6, 8 का यदि हम एलसीएम निकालेंगे तो हमारा वो निकलेगा 8। ठीक है, मैं अभी विधि बताऊंगा कि एलसीएम कैसे निकलते हैं, लेकिन 2, 4, 6, 8 का हमारा एलसीएम क्या है? 8 है। इस सबसे छोटा हमारा ऐसा कॉमन मल्टीप्लायर है कि जिसमें 2 से भी भाग जाएगा, 4 से भी भाग जाएगा और 8 से भी भाग जाएगा। सबसे छोटा है ये, क्योंकि इससे छोटे जैसे 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ये होंगे हमारे। तो इसमें 2 मान लेते हैं, 7 है, तो 7 में तो किसी से नहीं जा रहा है। चलिए 6 मान लेते हैं, 6 में 2 से तो चला जाएगा, लेकिन 4 से नहीं जाएगा और किससे नहीं जाएगा? 8 से भी नहीं जाएगा भाग, तो नहीं जाएगा ना। तो इसलिए ये सबसे छोटा ऐसा कॉमन मल्टीप्लायर है जिसमें दी गई संख्याओं से भाग चला जाएगा, इसीलिए इसको बोलते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीप्लायर या लघुत्तम समावर्त। तो इसके बाद इससे बड़े तो कई हो सकते हैं, जैसे 16 में हमारा 2 से भी भाग जाएगा, 2 8 16, 8 4 से भी जाएगा, 4 चौके 16, 8 से भी जाएगा, 8 दूनी 16। तो इससे बड़े तो हैंगे मल्टीप्लायर, लेकिन इससे छोटा कोई नहीं होगा, इसलिए इसको लघुत्तम समावर्त बोलते हैं। मतलब सबसे छोटा ऐसा अंक जिसमें दी गई संख्याओं से भाग चला जाए। तो आप समझ गए होंगे एलसीएम का अर्थ क्या है। इसी प्रकार है हमारा एचसीएफ। सेकंड है हमारा एचसीएफ। तो इसको बोलते हैं महत्तम समावर्तक। महत्तम वर्तक ऐसा। ठीक है, महत्तम समावर्तक। इसका यदि इंग्लिश में हम बोले तो इसको बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, तो इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब इसको हम समझ लेते हैं। ठीक है, इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्यों आता है। जैसे क्वेश्चन ले लेते हैं, हम कोई सा भी ले लेते हैं, 2 इसी को ले लेते हैं, 4 और 8 का एचसीएफ क्या है। क्वेश्चन से अच्छे से समझ में आ जाता है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ।
तो 2 4 6 8 का एचसीएफ क्या है, तो इसमें एचसीएफ हमारा क्या निकलता है, 2 निकलेगा। एचसीएफ क्या निकलेगा हमारा, एचसीएफ जो निकलेगा वो 2 निकलेगा। ठीक है। अब इसमें हाईएस्ट क्यों बोला गया है, बच्चे कंफ्यूज इस चीज में होते हैं मोस्टली। मैं आपको बता दूं कि क्योंकि यहाँ पे 2 4 6 8 है, यहाँ पे बोलते हैं कि लघुत्तम से भी छोटा तो लगाते हैं, लेकिन वो बोलते हैं कि दी गई संख्याओं से आने वाली संख्या तो बड़ी होती है, तो ये लघुत्तम कैसे है। तो मैंने आपको बता दिया कि किस प्रकार से लघुत्तम इसको बोलते हैं, क्यों बोलते हैं लघुत्तम। और इसमें ये सोचते हैं कि महत्तम बोला गया है कि बड़ा फैक्टर निकालना है हमको, और इसमें क्या है कि दी गई संख्याओं से छोटी संख्या आती है, तो इसको महत्तम क्यों बोलते हैं। तो हमें आपको इसमें बताने वाला हूं, बिल्कुल सेम लघुत्तम का उल्टा होता है। लघुत्तम में क्या होता है कि दी गई संख्याओं से जो हमारी संख्या आती है, मल्टीप्लाई आता है, उसमें भाग देते हैं, मतलब हम दी गई संख्याओं से भाग देते हैं इसमें। और एचसीएफ में इसका सेम बिल्कुल उल्टा होता है कि जो हमारा संख्या आती है, एचसीएफ आता है, उससे हम भाग देंगे दी गई संख्याओं में, दी गई संख्याओं में भाग देंगे। वहां पे दी गई संख्याओं से भाग देते हैं, यहाँ पे दी गई संख्याओं में भाग देते हैं। ठीक है, तो आपको ये इतना याद रखना है, एचसीएफ में होता है। क्योंकि इसका सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारा 2 है। क्यों है एचसीएफ का, यदि आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि 2 से ऐसी कोई भी बड़ी संख्या नहीं है जिससे इन सभी में भाग चला जाए। क्योंकि 2 से बड़ी यदि हम 3 लेंगे तो 3 से तो 2 में जाएगा नहीं, वो तो बड़ी ही हो जाएगी 2 से। भाग तो तभी देंगे जब कोई संख्या बड़ी हो, और छोटी संख्या से ही भाग देते बड़ी संख्या में, या बड़ी से छोटी में तो हम भाग दे नहीं सकते। तो यहाँ पे हम 3 तो ले नहीं सकते, तो सबसे बड़ी हमारी संख्या क्या होगी, 2 ही होगी। 2 से हमारा भाग जा रहा है, 2 में, 4 में, 8 में जा रहा है, क्लियर। इसलिए इसे महत्तम समावर्तक बोलते हैं, मतलब सबसे बड़ी यही संख्या है जिससे दी गई संख्या में भाग दिया जा सकता है। इससे बड़ी हम और कोई संख्या नहीं ले सकते, यदि आप लेंगे तो आप भाग नहीं दे पाएंगे। ठीक है, तो इतना आप लोग समझ गए होंगे। इसके बाद हम इसकी विधियों के बारे में बात करेंगे। तो 2 विधियां होती हैं, लघुत्तम समावर्तक की और महत्तम समावर्तक की 2 विधियां होती हैं। एक होती है अभाज्य गुणनखंड विधि और एक होती है भाग विधि। ठीक है, दोनों की दोनों विधियां होती हैं, सेमी विधियां होती हैं, एलसीएम की और एचसीएफ की दोनों विधियां होती हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि और भाग विधि। तो पहली है हमारी अभाज्य गुणनखंड विधि, पहली है। तो अभाज्य गुणनखंड विधि से मैं आपको पहले एलसीएम बता देता हूं। एलसीएम ज्ञात करेंगे हम, दोनों विधियां एलसीएम की। अभाज्य गुणनखंड विधि, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड विधि, इसको हम ज्ञात कर लेते हैं। तो अभाज्य गुणनखंड विधि होती क्या है, तो मैं आपको बता दूं। दी गई जो संख्या होगी हमें, जिसका हमें मान लेते हैं कि एलसीएम ज्ञात करना है, तो उसे अभाज्य संख्याओं में तोड़ते हैं। उसे हम किस में तोड़ेंगे, अभाज्य संख्याओं में। और अभाज्य संख्या आप लोग जानते हैं, वह संख्या जिसमें जो स्वयं से ही डिवाइड होती है, और एक या स्वयं से डिवाइड होती है और किसी संख्या से डिवाइड नहीं होती, उसे अभाज्य संख्या बोलते हैं। सबसे छोटी हमारी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, 2 होती है। तो अभाज्य संख्या, अभाज्य गुणनखंड विधि में हम इसी प्रकार से जैसे क्वेश्चन ले लेते हैं, हमारा कोई सा भी एक ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं, 4 9 का एलसीएम। ठीक है, तो यहाँ पर जो है 9th 10th के जो बच्चे होंगे, या 8 के 9 10 तक ही है, या लिख के आए कि अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात कीजिए, तब जाके अपन एलसीएम जो है इस विधि से ज्ञात करते हैं। लेकिन इस विधि को समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि कंपटीशन एग्जाम में अभाज्य गुणनखंड में जो है ऑप्शन दिए जाते हैं, वो पूछते हैं कि इसका मतलब सही आंसर क्या है। मैं अभी 1 आध 2 क्वेश्चन ऐसे कराऊंगा जिसमें आपको समझ में आएगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं कंपटीशन एग्जाम में इस विधि से संबंधित, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो चलिए ठीक है, 2 को अभाज्य गुणनखंड में तोड़ेंगे तो 2 ही होगा, 2 का हमारा 2 ही होगा। यदि हम 4 को तोड़ेंगे, 4 को यहाँ पर लिख देते हैं, 2 को 2 से, 4 को यदि हमने तोड़ा तो 2 × 2, 2 दूनी 4 टूट गया। यदि हम 9 को तोड़ते हैं तो 9 को हमारा क्या टूटेगा, 3 × 3। यदि हम इसे लिखेंगे तो 2 ही लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे 2 की पावर 2 लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे 3 की पावर 3 लिखेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, आपको अब याद रखना है कि यदि आधार समान हो, पहला पॉइंट लिख लीजिए यहाँ पे, यदि आधार समान हो तो
LCM में जिसकी पावर या इसको घात बोलते हैं हिंदी में, ठीक है, इंग्लिश में पावर बोलते हैं, जिसकी घात बड़ी होती है उसे हम लेते हैं, ठीक है। ये मैंने पॉइंट बता दिया आपको, उसे हम लेते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे कि दो जो है इनकी दो के ऊपर यहाँ पे हमारी पावर क्या है 1 है, ठीक है, 1 पावर होगी। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि दो यहाँ पे 2 बार 2 दिए गए हैं, लेकिन इसमें से सबसे इनका आधा तो सेम है, लेकिन पावर किसकी बड़ी है, इस वाले 2 की है। तो इसको हम यहाँ पर लेंगे, इसको लेंगे हम यहाँ पर 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई, इसके बाद हम 3 है, 3 संख्या भी दी गई है तो 3 तो एक ही है, तो 3 की पावर 3। अब हम देखेंगे कि हमारा 3 की पावर 2 है यहाँ पर, 3 की पावर 2, ठीक है। तो अब हम देखेंगे हमारा कि एलसीएम कितना आएगा, 3 3 का 9 और 2 दूनी 4, 9 चौके 36, 36 हमारा जो है एलसीएम आएगा। आप निकाल लीजिएगा, 36 हमारा क्या आएगा एलसीएम। तो ये है अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड विधि में हमने क्या किया, दी गई संख्या को अभाज्य संख्याओं में तोड़ा। आप देखेंगे कि 2 हमारी अभाज्य में टूट गई, ये भी अभाज्य है, 3 3 ये दोनों क्या है अभाज्य हो गई ना, तो अभाज्य में हमने तोड़ दिया। एक होती है भाग विधि। भाग विधि है हमारी सेकंड विधि, अगर इसी में देखेंगे हम तो भाग विधि होती है। सेकंड विधि हमारी क्या है, भाग विधि, भाग विधि, ठीक है। तो दोनों को थोड़ा थोड़ा समझ लीजिए, फिर जब क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे तो पहली बात तो विधियों से हमें सॉल्व नहीं करना, शॉर्ट ट्रिकों से सॉल्व करना है, तो वो मैं बताऊंगा आगे। तो पहले भाग विधि को समझ लेते हैं कि एलसीएम भाग विधि में कैसे निकालते हैं। तो 2 4 9 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो इसको हम करने वाले हैं भाग विधि से। तो भाग विधि में सेम जैसे आप लोग निकालते हैं अभी तक, वैसे ही वो जो आप निकालते हैं वो भाग विधि है। 2 4 9 को 2 से हमने भाग दिया, किस किस में चला गया हमारा, 2 से चला गया 1, 2 एकम 2, 2 4 9 देंगे, कितनी हो जाएंगी। फिर हम 2 से भाग देंगे, 1 1 9 हो जाएगा। फिर हम 3 से भाग देंगे तो हमारा 1 1 3 हो जाएगा। फिर 3 से भाग देंगे तो 1 1 और 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे हो जाएंगे। इसके बाद हम इसके निकाल लेते हैं गुणन, इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 3 3 का 9, 9 8 8 36, तो हमारा कितना आ गया 36। तो सेम ही आया, दोनों विधियों से हम निकालेंगे तो आंसर क्वेश्चन एक ही है, तो सेम ही है। तो दोनों विधियां आप समझ गए होंगे कि अभाज्य गुणनखंड विधि में जो है दी गई संख्याओं को हम अभाज्य संख्याओं में तोड़ते हैं, अलग अलग करके तोड़ेंगे कि पहले 2 का तोड़ेंगे, फिर 4 को, फिर 9 को। इस प्रकार से जो भी संख्या लिखी होगी उसको हम अभाज्य संख्याओं में तोड़ते हैं। उसके बाद इस फॉर्मूले का उपयोग करते हुए हम इसका जो है फाइनल जो है इसको हम देते हैं कि कैसे निकालेंगे, इसका एलसीएम कैसे निकलता है फाइनली। इसके बाद नेक्स्ट भाग विधि। तो भाग विधि आप लोगों ने देख ली कि भाग विधि से आप लोग अभी तक जो मोस्टली निकालते होंगे भाग्य विधि से निकालते हैं। अब आता है नेक्स्ट हमारा एचसीएफ। तो एचसीएफ देख लेते हैं कि एचसीएफ में भाग विधि से कैसे निकालते हैं और अभाज्य गुणनखंड विधि से कैसे निकालेंगे, ठीक है। एचसीएफ पहला आएगा हमारा अभाज्य गुणनखंड विधि, ठीक है। इससे देखेंगे हम पहले एचसीएफ को कैसे निकालते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो सवाल है हमारा, मान लेते हैं 18 24 72 का मासाक ज्ञात करना है हमें। कितने का, बड़ी संख्याओं को यदि ना लेना चाहो तो छोटे भी ले सकते हो, जैसे क्वेश्चन इसी में ले लेते हैं जो अभी पुराना लिया है। 2 4 9 से निकाल रहे थे। छोटी संख्याओं से समझने में आसानी होती है, बस समझ में आपको आ जाए, फिर संख्या कितनी भी बड़ी हो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे है हमारा 2 4 9 का मासा ज्ञात करना है हमको, ठीक है। महत्तम समवायता क्या है, एचसीएफ ज्ञात करना है। तो इसको अभाज्य गुणनखंड विधि में तोड़ेंगे तो 2 का हमारा क्या टूटेगा, 2 ही टूटेगा। 4 का हम तोड़ेंगे तो 2 मल्टीप्लाई 2, मतलब इसे 2 ही लिखेंगे, इसको लिखेंगे 2 की पावर 2। इसके बाद 9 को हम तोड़ेंगे तो 3 मल्टीप्लाई 3, मतलब 3 की पावर 2। ये आपको समझ में आ गया। इसके बाद
यहाँ पर जो है हमेशा आप देखते हैं कि मासा में एक बात याद रखिएगा, मासा में कॉमन फैक्टर लेते हैं। मासा में क्या लेते हैं? कॉमन फैक्टर, अर्थात वही संख्या, वही अभाज्य संख्या 2 की भी हो, वही 4 की भी हो, वही 9 की हो, तब जाके जैसे इसको तोड़ेंगे। जैसे यहाँ का इसका मासा जो हमारा निकलेगा, मासा वो निकलेगा 1, मासा 1 निकल रहा है, क्योंकि तीनों के जो अभाज्य संख्याएं हैं, अभाज्य संख्या में जो हमने तोड़ा है संख्याओं को, उसमें कॉमन फैक्टर नहीं मिल रहा है। जैसे हमें यहाँ पे एक उदाहरण के जरिए बता देते हैं, 2 × 3 × 4 है, 4 नहीं आएगा, 7 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि अभाज्य संख्याओं में है। इसकी पावर 2 है, इसकी पावर रहने देते हैं, इसकी पावर 4 कर देते हैं। चलिए यहाँ इसके बाद आते हैं हमारा 3 × 5 × 7, इसकी पावर 1 कर लेंगे, इसकी पावर 4 कर लेंगे, और इसकी पावर हम कर लेते हैं 3, ठीक है, ऐसे लिख लेते हैं। और सॉरी, हाँ ओके, यहाँ पे लिख लेते हैं 5 × 3 × 11 कर लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए ये संख्याएं हैं जिनके हमारे इस प्रकार से अभाज्य गुणनखंड टूटे हैं, तो यहाँ पे 5 की पावर 1 कर लेंगे या 2 कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे 3 की पावर 1 कर लेंगे, 1 यहाँ पर है, ठीक, 4 कर लेते हैं, चलिए 4 कर लेते हैं, और 11 की पावर भी 1 कर लेते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या लेंगे हम? इसमें हम देखेंगे कि कॉमन फैक्टर कौन सा है हमारा। इसमें हम देखते क्या है कि कॉमन फैक्टर कौन सा है। तो कॉमन फैक्टर हमारा क्या है? इसमें से 3 है। कौन सा मिल रहा है आपको? 3 मिल रहा है। तो इसका जो हमारा मासा निकलेगा, मासा वो निकलेगा 3, और इसके बाद हम देखेंगे सबसे छोटी पावर कौन सी है। 3 तो हमने देख लिया, 3 जो है तीनों में फैक्टर मिल रहा है कि तीनों के आ रहा है, तीनों में। इसके बाद हमारा सबसे कॉमन जो चीज होगी वो देखेंगे हम कि सबसे छोटी पावर किसकी है। तो सबसे छोटी पावर जो है ऊपर वाले 3 की पावर 1 है, सबसे छोटी पावर क्या है? 3 पावर 1। तो इसका मासा जो हमारा निकलेगा 3 निकलेगा। कितना निकलेगा? 3। यदि यहाँ पर 3 की पावर 2 होती तो हम देखेंगे कि 3 की पावर यहाँ पर 2 आती तो हमारा कितना निकलता? 9 निकलता, ठीक है। तो आप समझिएगा कि पहले हम कॉमन फैक्टर देखते हैं, जितनी भी संख्या दी गई है उसकी अभाज्य संख्याओं में कॉमन फैक्टर कौन सा है। उसके बाद उसकी अभाज्य गुणनखंड विधि में उसकी घातों को देखा जाता है। तो मासा में देखा जाता है सबसे छोटी घात को, और लासा में देखा जाता है सबसे बड़ी घात को। यदि आधार समान है, आधार समान तो आप समझ गए होंगे, जैसे 2 की पावर 1, 2 की पावर 3, 2 की पावर 5, तो आधा तो ये हमारा सेम ही है, लेकिन पावर जो है डिफरेंट है। तो मासा में देखा जाता है कि जिसकी पावर सबसे छोटी हो, और लासा में देखा जाता है जिसकी पावर सबसे बड़ी हो। तो ये हम देखते हैं। इसके बाद आते हैं हम भाग विधि पर। तो हमारी भाग विधि जो होगी, क्वेश्चन होगा सेकंड, भाग विधि, ठीक है। तो मासा निकालना है हमको भाग विधि से। तो एक सही क्वेश्चन ले लेते हैं जिससे आपको समझ में आ जाए भाग विधि। एक क्वेश्चन है हमारे पास 144, 180 और 192 का मासा भाग विधि से ज्ञात करना है अपन को। तो एक मेरे पास यहाँ पे क्वेश्चन है, मैं लिख लेता हूँ 144, 180, 192 का मासा ज्ञात करना है हमको। तो इसका मासा हमको ज्ञात करना है भाग विधि से। तो भाग विधि वैसे बहुत सरल होती है, भाग विधि से हमें निकालना चाहिए मासा। मैं बता देता हूँ, बस आपको भाग थोड़ी अच्छे आने चाहिए। तो यहाँ पे हम देख लेंगे, एक बात याद रखिएगा, भाग विधि से यदि क्वेश्चन ऐसे कर रहे हैं, आप मासा निकाल रहे हैं, तो हमेशा याद रखिएगा यदि ये संख्याएं जो दी गई संख्याएं हैं, जैसे 144 है, पहले 180 लिखा होता, फिर 144, 192 का मासा, इस प्रकार से क्वेश्चन होता, इस प्रकार से यदि क्वेश्चन होता तो देखिए संख्या बिल्कुल अलग अलग है, कॉमन, मतलब इनमें कुछ संबंध तो है नहीं, ये 3 संख्या अलग अलग दी गई हैं, तो इनको हम कहीं पर भी किसी भी प्रकार से लिख सकते हैं। तो आप इसको लाइन से लिखना जरूरी, इसको लाइन से जरूर, पहले छोटी पे उससे बड़ी पे उससे बड़ी, ताकि आप भाग देंगे तब आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। क्योंकि छोटी से बड़ी में भाग देंगे तब हम यहाँ पे क्या करेंगे, 144 से भाग देंगे 180 में, तो कितनी बार में जाएगा? 1 बार में जाएगा हमारा, 1 बार में 144। शेष कितने बचेंगे हमारे? 36। तो 36 हमारे शेष हो गए। इसको तब तक काटते रहेंगे जब तक पूर्णता ना कट जाए, ठीक है। तो यहाँ पे 36 से भाग देंगे हम
144 में, जिससे भाग दे रहे, अभी इससे मतलब नहीं है हमें भाग विधि में। 36 से भाग देंगे हम 144 में, तब हमारा जाएगा 4 बार में, 4 बार में 144। ठीक है, 6 चौको 24 की 4 2 3 4 12 और 2 14। ठीक है, तो ये कट जाएगा, यहाँ पे कुछ शेष नहीं बचेगा, मतलब 36 से क्या हो गया हमारा 144 डिवाइड हो गया। इसके बाद आता है 192। अब 192 में कितने का भाग देंगे, तो 192 में हम देंगे 36 से, मतलब शेष कुछ ना बचे जब तक भाग देना है। यदि यहाँ शेष बचता तो उस शेष का भाग देंगे हम जिससे हम भाग दे रहे हैं उसमें। ठीक है, जैसे 36 में भाग देते, यदि शेष बचता तो हम भाग देते किसमें, 36 में, लेकिन शेष नहीं बचा है, तब हमारा 36 से पूर्णतः कट गया है, तब हम 36 का भाग देंगे 192 में। 5 दाएं में हमारा कितना जा रहा है 180, तब हमारे कितने बचेंगे 12 बचेंगे। अब 12 देखिए पूर्णतः कटा नहीं है, तो 12 का भाग किसमें देंगे 36 में, 22 36 कट गया हमारा, पूर्णतः कट गया। तब हमारा इसका मासा कितना निकलेगा, जिससे कट जाए, लास्ट में जो बचता है जिस वह मासा हमारा निकलेगा, वो कितना निकलेगा 12। तो इसका मासा हमारा क्या है 12 है। ठीक है, तो ये है हमारी भाग विधि। भाग विधि आप समझ गए होंगे किस प्रकार से भाग देते हैं। पहले छोटी संख्या से भाग देंगे दूसरी वाली बड़ी संख्या में, छोटी संख्या से हमने बड़ी संख्या में भाग दिया, शेष बचा, जब तक शेष बचेगा जब तक भाग देते जाएंगे हम। तो 36 शेष बचा, 36 से शेष जो शेष है हमारा उससे भाग देंगे हम इसमें 144 में भाग दिया, पूर्णतः कट गया। यदि यहाँ पर शेष बचता तो इस शेष का भाग देते हम 36 में, उसके बाद यहाँ पर शेष बचता तो इस शेष का भाग देते जहां जो यहाँ पर संख्या होती उसमें। ठीक है, तो इस प्रकार से देते देते जब तक पूर्णतः ना कट जाए जब तक भाग देंगे। फिर जब जिस संख्या से पूर्णतः कट जाए उसी संख्या से भाग देंगे नेक्स्ट वाली संख्या में। जैसे यहाँ पर हमारी नेक्स्ट संख्या थी 192, इसमें हमने भाग दिया तो 5 दाएं में 180 गया, शेष बचा हमारा 12 से हमने भाग दिया 36 में, तो 3 दाएं में चला गया, पूर्णतः कट गया हमारा। ठीक है, यदि नहीं कटा होता, यहाँ शेष बचा होता, तो फिर इस शेष भाग का भाग हम किस में देते 12 में। तो ऐसा देते रहेंगे जब तक पूर्णतः ना कट जाए। और ये हमारा कितना आ गया 12 जो है हमारा इसका मासा आ गया, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 12। ठीक है, तो ये दोनों विधियां होगी एचसीएफ और एलसीएम और एचसीएफ की। अब आते हैं हमारे भिन्नात्मक लासा और मासा पर, क्योंकि कुछ सवाल ऐसे आते हैं कि भिन्नों के रूप में होते हैं तो उसका लासा मासा पूछते हैं, तो किस प्रकार से करेंगे। तो इसका सिंपल फॉर्मूले हैं, एक ही फॉर्मूला से दोनों बन जाते हैं। सिर्फ एक बात समझना है, जैसे कि मैं बता देता हूँ, भिन्नों का लासा, यदि वो बोलता है कि भिन्नों का लासा ज्ञात कीजिए, तो इसका फॉर्मूला है अंशों का लासा अपॉन में हरों का मासा। ठीक है, या फिर आपसे पूछेगा कि भिन्नों का मासा ज्ञात कीजिए, भिन्नों का मासा या एचसीएफ ज्ञात कीजिए, तो इसमें होगा हमारा अंशों का मासा, फॉर्मूला है हमारा, अपॉन में हरों का लासा। ठीक है, आपको याद रखना है, आपको यह याद रखना है, इस फॉर्मूले को वैसा याद नहीं करना है, सिंपल सा है, सिर्फ इतना समझिए। यदि लासा पूछे तो अंशों का लासा निकालना है, और यदि मासा पूछे तो अंशों का मासा निकालना है, सिर्फ इतना याद रखिए। जैसे कोई भी संख्या हमारे भिन्न के रूप में है, 7/9 है जैसे, तो ये हमारा अंश है और ये क्या है हमारा हर है। तो अंशों का हमें क्या निकालना है, लासा निकालना है, और हरों का क्या निकालना है, मासा। इसको हम क्वेश्चन के जरिए समझ लेते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है हमारा, देख लेते हैं हम एक क्वेश्चन हमारा कि 54/9, 3 सही 9/17 व 36/51 का मासा ज्ञात करना है। हमको क्या ज्ञात करना है, मासा। आपको क्वेश्चन सब दिख रहा है ना, 54/9, 3 सही 9/17 व 36/51 का क्या ज्ञात करना है, हमको मासा ज्ञात करना है। ठीक है, तो मासा के लिए आपको पता है कि अंशों का हमें क्या ज्ञात करना पड़ेगा, मासा, और हरों का लासा। यह फॉर्मूला है हमारा, अंशों का मासा, हरों का लासा। तो आपको यहाँ पर आपको एक संख्या दिख रही होगी सेकंड वाली कि 3 सही 9/17 के रूप में दी गई है। इसे हमें भिन्न के रूप में बदलना है, तो सिंपल भिन्न में बदलना है। तो हम क्या करेंगे कि इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और 9 को जोड़ देंगे, 17 से मल्टीप्लाई करेंगे और 9 को जोड़ देंगे, तो इसको हम भिन्न में बदल देंगे।
54/9 कॉमा 27 ज्योति 57 और 9 कितने हो जाएंगे हमारे 60, ठीक है, 60/17 हो जाएगा, ठीक है, कॉमा और 36/51। अब इसको और सिंपल भी हम पहले कर लेंगे। और सिंपल ऐसा मतलब है मेरा, यदि ये कट रही है तो हमें काटना है, यदि ये कट रही हैं तो हमें काटना है, मतलब ऊपर नीचे कट रही है। जैसे ये कट रही है 9 एवं 9 6 54, तो ये कट गई हमारे 6/1 हो गया। ये हमारी कटेगी क्या 60/17 नहीं कट रहा है, ये हमारी कट रही है किससे 3 से कट रही है, शायद 3 एकम 3 3 दूनी 6 है और ये भी कट जाएगी 17, हाँ 12/17 3 एकम 3 30 7 21, देखिए कट गई ना 3 एकम 3 3 दूनी 6 और 30। सॉरी गाइस, थोड़ा फोन आ गया था, फोन बीच में डिस्टर्ब कर देता है कभी कभी। तो हाँ मैं बोल रहा था कि इसको सिंपल कर सकते हैं हम, तो हमने सिंपल कर लिया, इसको काट लिया है, ठीक है, कट गए हमारे। और इसके बाद हम निकालेंगे अंशों का मासा ज्ञात करना, तो अंशों का मासा और हरों का लासा। तो अंशों का हमारा मासा क्या होगा 6 60 और 12 का हम जब इससे निकाल लेंगे, 6 से निकाले 6 एकम 6 10 6 दूनी 12, 2 से निकाले 2 5 10 1 और 5 6 5 30 और 3 दूनी 60, कितना आएगा हमारा लासा 60 आएगा, ठीक है, हमारा लासा आ गया इसका 60। एंड इसके बाद हमारा जो आएगा, सॉरी लासा क्यों निकाला हमने, सॉरी फोन के चक्कर में मेरा दिमाग, अभी मैं बोल कुछ रहा हूँ कर कुछ रहा हूँ, तो सॉरी। मासा ज्ञात करना है तो मासा निकाल लेंगे, अंशों का हम क्या निकाल लेंगे मासा। तो मासा आप ज्ञात कर लीजिए, मासा आप भाग विधि से ज्ञात कर सकते हैं, मैं यहाँ पर बता देता हूँ। जैसे मैंने 6 12 और 60 मैंने बोला था कि इसको लाइन से लिख लें, यदि भाग विधि से कर रहे हैं 6 का भाग देंगे हम 12 में, 6 दूनी 12 कट गए पूर्णतः कटने पर क्या करेंगे हम इसी का भाग देंगे 60 में, तो 10 दाएं में कट जाएगा। तो इसका मतलब हमारा मासा क्या आएगा 6 आएगा, मासा क्या आएगा 6 आएगा, भाग विधि से क्या आएगा मासा 6 आएगा। एंड इसके बाद हम निकालेंगे क्या हरों का लासा, हरों का क्या निकालना है लासा। तो यहाँ पे हम लासा निकालें 1 17 17, तो सीधी 17 ही आएगा क्योंकि इससे कट जाएंगे सब, ठीक है। तो हमारा सॉरी यहाँ पे देखिए, तो हमारा लासा क्या आएगा 17 आएगा, ठीक। तो जब हमारा अंशों का इसमें पूछा था मासा, तो हमारा टोटल मासा क्या आएगा, टोटल मासा हमारा जो आएगा वो आएगा 6/17, जो है हमारा आंसर आ जाएगा 6/17, क्योंकि अंशों का हमने निकाला था मासा और हरों का निकाला हमने लासा। उसने बोला ही है यदि भिन्न में दिया हो तो फॉर्मूला आपको पता हो, ये मासा पूछा था तो अंशों का मासा निकालना था और हरों का लासा, तो ये हमने निकाल लिया और आंसर। इसी प्रकार सेम यदि लासा पूछे तो अंशों का लासा निकालना है और हरों का मासा निकालना है। लासा मासा आपको निकालना मैं पहले ही बता चुका हूँ कि कैसे निकालते हैं, दोनों विधियों से, अभाज्य गुणनखंड विधि एंड भाग विधि। इसके बाद आते हैं थोड़ी शॉर्ट ट्रिकें आती हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में हम शॉर्ट ट्रिक के साथ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जो क्वेश्चन मैं रखूंगा उनको करेंगे, उन क्वेश्चनों को करने के बाद आपके सारे क्वेश्चन जो है बन जाएंगे। या हम क्या करते हैं बुक के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अगली बार, तो जल्दी हो जाएगा, बुक के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे साथ में आपको बताते जाएंगे। लेकिन शायद उसमें पता नहीं कि वो शॉर्ट ट्रिक वाले फॉर्मूले मिलते हैं कि नहीं, क्वेश्चन मिलते हैं कि नहीं, अलग अलग प्रकार के, लेकिन सिंपल ही क्वेश्चन होंगे उस बुक में। चलिए ठीक है, मैं करा दूंगा, कल देखते हैं क्या कराते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो फ्रेंड्स। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा।